दोस्तों ये जो हमारी सीरीज है की कॉन्सेप्ट्स को समझने की क्वेश्चंस के द्वारा, तो हम उसको कंटिन्यू करेंगे। और आज हम समझने वाले हैं डेटाबेस को। ओके, तो यहाँ पे 10 क्वेश्चंस का एक सेट है। उसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं। उन क्वेश्चंस को समझेंगे और उसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स जो होंगे उनको हम समझेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ फॉरेन की इन ए रिलेशनल डेटाबेस। तो मैं आपको बता दूं, ये जो रिलेशनल डेटाबेस है, ये क्या होता है कि हमारे पास डेटाबेस होता है, उसमें रिलेशंस होते हैं। जिसमें अगर आपको बात करूं किसी भी रिलेशन के बारे में, जैसे एम्प्लॉय नाम का एक रिलेशन है, जिसके एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, जिसको हम कॉलम्स भी बोलते हैं, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, और भी इसके एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। तो ये कंप्लीटली एक रिलेशन है। ठीक है, और ये टेबल की फॉर्म में डेटाबेस में स्टोर होता है, और जिसको हम बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस। यहाँ पे एक क्वेश्चन है फॉरेन की। तो दोस्तों, जब भी हमारे पास कोई भी रिलेशन होता है, उसमें हमारे पास एक प्राइमरी की होती है और फॉरेन की भी हो सकती है। जरूरी नहीं फॉरेन की हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, जो हमारे पास प्राइमरी की होती है वो हर टेबल में ज़रूरी है, वो होगी ही होगी। प्राइमरी की होती है कि जो जितने जो कॉलम है, सपोज करो जैसे मैंने आईडी को प्राइमरी की बनाया है, तो उस कॉलम की जितनी भी वैल्यूज होंगी सबकी सब अलग अलग होंगी, यूनिक होंगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे फॉरेन की बात करूँ कि फॉरेन की क्या है, तो एक ये रिलेशन है। सपोज मैंने एक और रिलेशन बना दिया है, मैनेजेस या डिपार्टमेंट। ठीक है, अब मैं इसको डिपार्टमेंट ले लेता हूँ, और यहाँ पे हमारे पास डिपार्टमेंट आईडी, और यहाँ पे ये डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट। दोस्तों यहाँ पे जो एम्प्लॉय डिपार्टमेंट है, इस रिलेशन का कोई भी कॉलम, ठीक है, अगर मैं किसी दूसरे रिलेशन की टेबल में एज ए प्राइमरी की तरह यूज कर रहा हूँ, तो जो पहले रिलेशन का कॉलम है या एट्रीब्यूट है, उसको हम बोलते हैं फॉरेन की। ठीक है, तो यहाँ पे जो ई डिपार्टमेंट है, ये हमारे पास क्या है, फॉरेन की। क्यों है? क्योंकि इसको हम दूसरे टेबल के रिलेशन में एज ए प्राइमरी की तरह यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, इसका फंक्शन क्या है। तो इसका जो फंक्शन है, पहला है यूनिकली आइडेंटिफाई से रिकॉर्ड इन टेबल। तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि ये फंक्शन है हमारे पास प्राइमरी की का। एस्टेब्लिशेस अ रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स। यस, दोनों, ये जो दो टेबल्स हैं, ये जो दोनों रिलेशन है, मैंने आपको बताया डेटाबेस में टेबल्स की फॉर्म में स्टोर होंगे। तो यस, ये रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करती है, ये ऑप्शन सही है। एक और देख लेते हैं, एनफोर्सेस रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। यस, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी एनफोर्स करती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस पे हमें कोई अपडेट करना है या डिलीट करना है, तो इस रिलेशन के ये जो कॉलम है, तो हमें इस दूसरे टेबल को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि होना क्या है। ऑन डिलीट या ऑन अपडेट क्या होना चाहिए। कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं फॉरेन की के, कि ऑन अपडेट क्या होना चाहिए, ऑन डिलीट क्या होना चाहिए। ठीक है, आप रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं, कैस्केड भी लगा सकते हैं। तो इस चीज़ को हम आगे देखेंगे। ठीक है, किसी और वीडियो में, जिसमें मैं एक इस पे वीडियो बनाऊंगा। तो इससे ये ऑप्शन भी हमारे पास सही है। तो हम कंक्लूड करते हैं, तो हमारे पास जो आंसर होगा वो डी होगा, क्योंकि दोनों ऑप्शन हमारे पास सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ रिलेशनशिप इन अ डेटाबेस। दोस्तों डेटाबेस में जब हमारे पास रिलेशंस होंगे, उसमें एट्रीब्यूट्स होंगे, तो हमारे पास जो बहुत सारे टेबल्स होंगे, उसमें कुछ ना कुछ रिलेशंस भी होगा। अब जो वो रिलेशन होगा, वो हमारे पास वन टू वन भी टाइप का हो सकता है, इसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं। वन टू मैनी भी हो सकता है, या फिर मैनी टू मैनी भी हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं वन टू वन की बात करूं, तो एक एम्प्लॉय है, वो काम कर रहा है या वर्क कर रहा है किसी भी एक डिपार्टमेंट में। ठीक है, ये वन टू वन हो गया, एक डिपार्टमेंट में एक एम्प्लॉय काम कर रहा है। अगर हम इसको इस तरीके से समझें, ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारे पास कई सारे डिपार्टमेंट में वन टू मैनी, और यहाँ पर हमारे पास एम्प्लॉय है। एक डिपार्टमेंट है और मैनी एम्प्लॉयज, एक डिपार्टमेंट में कई सारे एम्प्लॉयज रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक एम्प्लॉय एक ही डिपार्टमेंट में काम करेगा।
राइट। और कई सारे एम्प्लॉयज एक डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं। मेनी टू मेनी का मतलब ये होता है कि एक एम्प्लॉय या फिर कई सारे एम्प्लॉय कई सारे प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। ठीक है, आप ऐसे भी बता सकते हैं कि एक एम्प्लॉय कई सारे प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। ठीक है, और जो मैनेजर है या बहुत सारे मैनेजर्स हैं वो कई सारे डिपार्टमेंट्स को मैनेज कर रहे हैं। मैनी टू मैनी। दोस्तों इसमें तीनों ही वैलिड है, तो इसका जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बचा वो बचा डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एसक्यूएल व्हिच कमांड इज यूज्ड टू रिमूव टेबल एंड इट्स डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस। हमें यहाँ पे क्वेश्चन किया रिमूव अ टेबल एंड डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस। दोस्तों ये जो हमारे पास टेबल रिमूव करने की कमांड है, पूरा का पूरा रिकॉर्ड और टेबल कंप्लीटली, वो हमारे पास एक ड्रॉप कमांड है जो एक डीएमएल टाइप की कमांड है, डीडीएल कमांड। ओके, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। और जो हमारे पास डेटा है या रिकॉर्ड है उसको डिलीट करने की है हमारे पास डिलीट, जो कि एक डीएमएल कमांड है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की कमांड है। और अगर हम यहाँ पे बात करें विच कमांड इज यूज टू रिमूव टेबल एंड डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस, तो इसका आंसर बैठेगा हमारे पास ड्रॉप। ट्रंकेट कोई कमांड नहीं होती, रिमूव भी कोई कमांड नहीं होती, दो ही कमांड होती है, डिलीट या ड्रॉप। दोस्तों अगर आपको किसी टेबल से किसी एट्रीब्यूट को या कॉलम को भी ड्रॉप करना है या डिलीट करना है, उसके लिए भी हम ड्रॉप यूज करेंगे। ठीक है, और अगर हमें डेटा को डिलीट करना है, सिर्फ डेटा को, कोई टेबल को रिमूव नहीं करना है, डेटा का मतलब है रिकॉर्ड को, तो उसके लिए हम यूज करते हैं डिलीट का। दोस्तों नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एसक्यूएल। एसक्यूएल जो हमारे पास स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है। ठीक है, यहाँ पे बताया कि केस ये केस सेंसिटिव तो बिल्कुल भी नहीं है, हम किसी भी केस में कमांड्स लिख सकते हैं। एसक्यूएल इज यूज्ड टू क्रिएट अपडेट डिलीट एंड रिट्रीव डेटा फ्रॉम डेटाबेस। यस, हम यूज करते हैं इसको। डज नॉट सपोर्ट, यस इट सपोर्ट्स एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शंस इसमें होते हैं, 5 एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं, min max count average। ओके, एसक्यूएल इज ओनली यूज फॉर रिलेशनल डेटाबेसेस, ओनली यूज ऐसा भी नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हुआ वो हमारे पास बेटा डी। ठीक है, तो इसमें एसक्यूएल में हमारे पास दो टाइप की कमांड्स होती है, डीडीएल टाइप की और डीएमएल टाइप की। डीएमएल में दोस्तों हम ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, कोई हमें डेटा को इंसर्ट करना है, डेटा डिलीट करना है, रिट्रीव करना है। और अगर हमें स्ट्रक्चर पे काम करना है टेबल की, तो हम काम करते हैं डीडीएल कमांड। जैसे क्रिएट टेबल कमांड है हमारे पास। ठीक है, ड्रॉप कमांड है, ऑल्टर कमांड है, वो सब हमारे पास डीडीएल कमांड्स। इंसर्ट है और डिलीट है, ये सब हमारे डीएमएल कमांड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एसक्यूएल एग्रीगेट फंक्शन। दोस्तों अगर मैक्स की बात करूं, यस मैंने आपको अभी पहले बताया कि हमारे पास एसक्यूएल में 5 एग्रीगेट फंक्शंस हैं जो कि ग्रुप पे अप्लाई होते हैं। ओके, एक पर्टिकुलर कॉलम पे और ग्रुप पे, आप पर्टिकुलर कॉलम पे भी अप्लाई कर सकते हैं और ग्रुप के द्वारा भी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास 5 होते हैं। मिन होता है जो कि उस कॉलम में से मिनिमम वैल्यू रिट्रीव करता है। एक मैक्स, जिस भी आप कॉलम पे अप्लाई कर रहे हो वो आप उसके अंदर लिखना पड़ेगा और वो मैक्सिमम वैल्यू निकाल के देगा। एवरेज, काउंट, COUNT, काउंट, मिन, मैक्स, एवरेज, काउंट और सम। ये हमारे पास 5 एग्रीगेट फंक्शंस। आप देख सकते हो इसमें लेंथ तो है ही नहीं, कॉन्केट भी नहीं, अपर भी नहीं, तो आंसर है हमारे पास ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स इज यूज्ड टू मॉडिफाई एन एग्जिस्टिंग टेबल इन अ डेटाबेस। जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे हमें क्या करना है, टेबल को मॉडिफाई करना है। टेबल को मॉडिफाई करने का मतलब है स्ट्रक्चर को। मैंने आपको बताया अगर हमें डेटा को मॉडिफाई करना है, चेंज करना है, तो हम यूज करते हैं अपडेट। लेकिन यहाँ पे हमें स्ट्रक्चर में अपडेट करना है तो हम यूज करेंगे ऑल्टर। मॉडिफाई की कोई कमांड नहीं होती, चेंज के नाम से भी कुछ नहीं होता है, दो ही होती हैं, अपडेट और ऑल्टर। ऑल्टर से हम क्या करते हैं, टेबल के स्ट्रक्चर में चेंज करते हैं। ठीक है, हम किसी को एट्रीब्यूट को या जिसको हम कॉलम भी बोलते हैं उसको भी रिमूव चेंज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसको डिलीट भी कर सकते हैं। और अपडेट के द्वारा क्या करेंगे, टेबल के अंदर जो रिकॉर्ड्स होंगे उनकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं।
नेक्स्ट है हमारे पास इन AR डायग्राम, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, व्हाट डज अ डायमंड शेप रिप्रेजेंट? एंटिटी, एट्रीब्यूट, रिलेशनशिप, प्राइमरी। दोस्तों अगर हमें डेटा एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बनाना है तो हमारे पास कुछ इस तरीके से बनता है। ये हमारे पास कोई एंटिटी हो सकती है एम्प्लॉय नाम की, इसकी कोई रिलेशनशिप हो सकती है मैनेजेस अ डिपार्टमेंट, और इसके एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं, जैसे हमारे पास हो सकता है आईडी, और भी हो सकता है नेम, और भी हो सकता है सैलरी। तो दोस्तों ये हमारे पास जो सेट है, मैं आपको कलर चेंज करके समझा देता हूँ। ये एम्प्लॉय, ये हमारे पास एक एंटिटी सेट है, इसको बोलते हैं एंटिटी सेट, और इसको बोलते हैं रिलेशनशिप सेट, इसको भी एंटिटी सेट बोलते हैं। ये हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं। और अगर मैं प्राइमरी की बात करूँ तो प्राइमरी की, अगर इस जो एलिप्स का शेप है इसमें अंडरलाइन भी है तो उसको बोलते हैं प्राइमरी की रिप्रेजेंटेशन। तो इस तरीके से प्राइमरी की को रिप्रेजेंट करते हैं, एलिप्स शेप में एट्रीब्यूट्स को, रेक्टेंगुलर शेप में एंटिटी को, और जो हमारे पास स्क्वायर शेप है, डायमंड शेप है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं रिलेशन। ये टेबल में जो रिलेशन होते हैं उसको फॉर्मलाइज करने के काम आता है कि किस तरीके से हम पिक्चराइजेशन के रूप में इसको अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये नहीं कि हमारे पास सिर्फ एक ही रिलेशन होगा, यहाँ पे एक एम्प्लॉय नाम का रिलेशन है, एक डिपार्टमेंट नाम का रिलेशन है, और दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, एक मैनेज टाइप की रिलेशनशिप है। राइट, दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू फॉर प्राइमरी? तो जैसे मैंने आपको बताया हर रिलेशन में एक, सिर्फ एक, ओनली वन, एक से ज्यादा भी नहीं हो सकती, एक प्राइमरी की जरूर होगी। क्यों होगी? जिससे उस टेबल के जो उस कॉलम की वैल्यू है उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करें। ठीक है, जिससे जो रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास, ठीक है, जो बहुत सारे रिकॉर्ड्स, मल्टीपल रिकॉर्ड्स पड़े हुए टेबल में, उनको यूनिकली आइडेंटिफाई करें। राइट, तो हमारे पास एक कॉलम हमें प्राइमरी की बनाना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे एक कंडीशन होती है प्राइमरी की कि उसके कुछ कॉन्स्टेंट्स होते हैं कि उसमें कोई भी नल वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर होनी चाहिए। इट मस्ट कंटेन यूनिक वैल्यूज, ये बिल्कुल सही है, यूनिक वैल्यूज होनी चाहिए। तो हमारे पास ऑप्शन यहाँ मिल चुका है, फिर भी देख लेते हैं एक आगे। एक टेबल कैन हैव मल्टीपल प्राइमरी से, ये भी गलत हो गया, पर मल्टीपल कीज नहीं हो सकती, सिर्फ एक ही प्राइमरी की होगी हर टेबल में। इट डज नॉट एनफोर्स यूनिकनेस, ये भी गलत हो गया, क्योंकि यूनिकनेस के लिए बनाया जाता है जिससे हम रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए। राइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच व्हाट इज द पर्पस ऑफ ग्रुप वाई क्लॉज इन एसक्यूएल? दोस्तों एक कमांड है एसक्यूएल लैंग्वेज की, ग्रुप वाई। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया जो हम एग्रीगेट फंक्शन से अप्लाई करते हैं हम पर्टिकुलर ग्रुप पे भी अप्लाई कर सकते हैं। To group rows with similar values to filter the result set, to update multiple records at once and to sort the results। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है ये है हमारे पास, तो ग्रुप रोज विद सिमिलर वैल्यूज। ऐसा नहीं है कि हमें सॉर्ट करना है, इसके द्वारा हम सॉर्ट भी नहीं कर रहे हैं, और ना ही हम कोई फिल्टर कर पा रहे हैं रिजल्ट, क्योंकि हम सिलेक्ट क्लॉज में ही फिल्टर कर लेंगे। और अपडेट, अपडेट तो बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करें, ग्रुप रोज विद सिमिलर वैल्यूज। राइट, तो मैं आपको बता दूं सिमिलर वैल्यूज का मतलब क्या है, कि सपोज करो हमारे पास दो कॉलम है एक टेबल में, ठीक है, और तीन कॉलम मान लीजिए, एक आईडी भी है, और एक है ब्रांच, और एक है उस ब्रांच में नेम ऑफ द स्टूडेंट्स भी आप लिख सकते हो, और मार्क्स, नेम्स भी लिख लीजिए और मार्क्स। तो यहाँ पे आईडी 1 2 3 4 5, ब्रांच है ईसी, ईसी, सीएस, 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 और नेम आप लिख सकते हो ABCDE, और मार्क्स लिख सकते हो आप 70 60 50 40 70 80 लिख लीजिए आप। तो दूसरे आप ग्रुप कर सकते हो ब्रांच के द्वारा, तो ईसी ब्रांच का एक ग्रुप बन जाएगा, एक सीएस ब्रांच का ग्रुप बन जाएगा, और आप एक एग्रीगेट फंक्शन भी लगा सकते हो, इस ब्रांच को जो आपने ग्रुप किया है उसमें मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं और किसके हैं। तो यहाँ पे ईसी, उसके मार्क्स हैं ए के और मार्क्स है 70। इसी तरीके से सीएस का एक ग्रुप बनेगा, सीएस उसमें जो हाईएस्ट मार्क्स हैं ए के हैं और 80। तो फाइनल रिजल्ट ये आएगा यदि आप एसक्यूएल क्वेरी पे ग्रुप बाई कमांड को अप्लाई करते हैं। राइट,
दोस्तों नेक्स्ट है इन डीबीएमएस व्हाट डज बीसीएनएफ स्टैंड फॉर। दोस्तों एक नॉर्मल फॉर्म है, राइट। हम नॉर्मल फॉर्म की बात करें, नॉर्मलाइजेशन की, तो नॉर्मलाइजेशन की जरूरत क्या पड़ती है कि जो हमारे पास डेटाबेस होता है उसमें बहुत टाइप का डेटा होता है, ठीक है। तो डेटाबेस में कुछ रिडंडेंसी भी होगी, तो उस रिडंडेंसी को कम करने के लिए, उसको हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए हम डेटाबेस को नॉर्मल फॉर्म में लेकर आते हैं, उसको नॉर्मलाइज करते हैं। और इसकी एक और भी कंडीशन होती है, एक तो रिडंडेंसी होती है, एक और भी होती है जिससे जो हमारा डेटाबेस फैला हुआ है डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स में, रिलेशंस में, उसमें कोई अपडेट एनोमलीज ना हो, ठीक है। कोई हम अपडेट वगैरह करें तो वो करेक्टली उसमें अपडेट हो, जो अपडेट एनोमलीज हैं वो ना हो। अपडेट एनोमलीज, एनोमलीज एक ऐसी कंडीशन होती है जो हम अपडेट करना चाहें, मतलब हम फेवर में ना हो उसके, आप ऐसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो नॉर्मल फॉर्म्स होती हैं, जो डेटाबेस में नॉर्मल फॉर्म है, फर्स्ट एनएफ फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म और फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म। और फोर्थ और थर्ड के बीच में एक और होती है बीसीएनएफ, इसको बोलते हैं बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म। दोस्तों नॉर्मल फॉर्म पे मैं एक और वीडियो बना दूंगा, ठीक है। यदि आपको और डाउट होगा तो मैं आप वहां से क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको इन क्वेश्चंस में भी कोई डाउट है तो आप उसको रिवाइंड करके देख सकते हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया नॉर्मल फॉर्म बहुत सारी है, हम हर चीज को, हर नॉर्मल फॉर्म को टेस्ट करते हैं कि हमारा जो डेटाबेस की रिलेशन है, जो डेटाबेस है वो फर्स्ट एनएफ में है या नहीं है। फिर हम सेकंड को चेक करते हैं, फिर थर्ड को, फिर बीसीएनएफ, फिर फोर्थ, फिर फाइव। जनरली करते गए इसमें जो भी हमारे पास रिलेशंस होंगे उनको हम डिकम्पोज करते रहेंगे। डिकम्पोज का मतलब होता है कि अगर एक डेटाबेस, एक टेबल में हमारे पास पांच है, पांच कॉलम्स हैं, तो हम उसको एक तीन में तोड़ दिया, एक दो में तोड़ दिया, इस तरीके से हम उसको डिकम्पोज करेंगे और फर्दर नॉर्मल फॉर्म्स में हम इसको चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। अभी भी आपको कुछ डाउट्स हो तो आप उसको रिवाइंड करके देखिए, हो सकता है आपको एक बार में क्लियर ना हो, बट आप उसको फिर से चेक करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। सो थैंक यू सो मच।